हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल है। आई होप सब बढ़िया। चलिए तो फिर आज की ये वीडियो जो हमारा टेस्ट नंबर 7 हुआ था अपनी टेस्ट सीरीज 1 का ही लास्ट टेस्ट तो था हमारा मटेरियल कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इन दो चैप्टर्स का। इस टेस्ट को डिस्कस करने के लिए हमारी ये आज की वीडियो है, ठीक है ना। तो टेस्ट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज, अगर किसी भी बच्चे को ये टेस्ट नहीं मिला हो तो प्लीज इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर कर दिया है, वहां से आप इस टेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। आइए अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 था आपके पास अब मटेरियल कॉस्टिंग से। अर्नव उद्योग, अ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट एक्स बाय यूजिंग टू रॉ मटेरियल ए एंड बी in the ratio of 3:2. Material A is perishable in nature and if not used within 5 days of purchase, it becomes obsolete. Material B is durable in nature and it can be used even after 1 year. The company has estimated a sales volume of 30,000 kg for the month of July 2016 and expects that the trend will continue for the entire year. तो आपको एक महीने की सेल्स वॉल्यूम का डेटा दे रखा है। पहली बात, ये जो 30,000 kg है, पहली बात तो ये फिनिश गुड्स की बात हो रही है क्योंकि सेल्स वॉल्यूम की बात है, सेल्स फिनिश गुड्स की होगी। दूसरी बात, एक महीने की सेल्स का डेटा है ये आपके पास, मतलब पूरे साल का डेटा अगर आपको निकालना होगा तो मल्टीप्लाई बाय 12 करना होगा। उस बात के लिए मैंने डिस्कस किया है। द रेशियो ऑफ इनपुट आउटपुट इज 5:3, मतलब 5 यूनिट्स का इनपुट डालोगे तब जाके 3 यूनिट्स का आउटपुट आएगा। The purchase price of per kg of raw material A and B is 15 and 22 respectively. तो A 15 रुपए पर kg के हिसाब से और B 22 पर kg के हिसाब से, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। इन अमाउंट्स में कोई टैक्सेस का अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है, वो जीएसटी वगैरह जो भी उसका हम करते हैं वो अलग से करना पड़ेगा अगर कोई ट्रीटमेंट हुआ तो। मटीरियल A कैन बी परचेस्ड फ्रॉम अ लोकल मार्केट विद इन 1 to 2 days पीरियड। ये मटीरियल A का लीड टाइम दे दिया आपको। On the other hand, material B is purchased from the neighboring state and it takes 2 to 4 days. ये आपको मटेरियल B का लीड टाइम दे दिया। तो मटेरियल A का लीड टाइम 1 to 2 days और मटेरियल B का लीड टाइम 2 to 4 days to receive the material in the store. तो सर यहां तक का डेटा आपके पास ये है, एक महीने में 30,000 kg बेचनी है तो पूरे साल में कितनी बेचनी होगी वो आपके पास आ जाएगी। उसके बाद आपको इनपुट आउटपुट रेशो दे रखी है कि भैया 5 किलो डाल के 3 यूनिट्स का आउटपुट आता है और ये जो टोटल इनपुट है ये दो इनपुट लगे हैं ए और बी, किस रेशो में, 3:2 में। मतलब अगर आपका टोटल इनपुट 1 लाख केजी का लगा है तो उस 1 लाख केजी को बांटना पड़ेगा 3:2 में, कुछ ए लगा है कुछ बी लगा है, ठीक है ना। टू प्लेस एन ऑर्डर द कंपनी हैज टू इंकर एन एडमिन कॉस्ट ऑफ ₹120। ये एक तरह से आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर हो गई। कैरिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल ए एंड बी इज 15% एंड 5% रिस्पेक्टिवली। ये आपके पास कैरिंग कॉस्ट की परसेंटेज दे दी दोनों मटेरियल के लिए। एट प्रेजेंट मटेरियल ए इज परचेस्ड इन अ लॉट ऑफ 8,000 kilograms टू अवेल अ 10% डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस। तो एट प्रेजेंट 8,000 आपका ऑर्डर साइज है और 8,000 के ऑर्डर साइज पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। ये ईओक्यू ने नहीं बताया, इस ऑर्डर साइज पे आप एट प्रेजेंट काम कर रहे हो। जीएसटी एप्लीकेबल फॉर मटेरियल ए इज 4% क्रेडिट अवेलेबल एंड जीएसटी ऑन मटेरियल बी इज 2% क्रेडिट नॉट अवेलेबल। तो मटेरियल ए और बी दोनों पे जीएसटी लग रहा है, लेकिन ए मटेरियल का जो जीएसटी है उसके लिए क्रेडिट अवेलेबल है। मतलब आज अगर जीएसटी पे किया, कल को सरकार आईटीसी बनाकर, इनपुट टैक्स क्रेडिट बनाकर वापस देगी। क्या मटेरियल ए का ये 4% का जीएसटी जिस पे क्रेडिट अवेलेबल है क्या कॉस्ट का पार्ट बनेगा? नहीं सर, जिस चीज ने वापस आ जाना है वो कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बन सकता, यही सीखा था हमने। उसके बाद मटेरियल बी पे जो 2% का जीएसटी लग रहा है, ये सर एक बारी लग गया तो लग गया। आईटीसी बन के एक बारी मैंने अगर सरकार को दे दिया, आईटीसी बनाकर, इनपुट टैक्स क्रेडिट बनाकर, सरकार मुझे कभी भी ये जीएसटी वापस नहीं देने वाली, मतलब मेरी जेब से निकल गया तो निकल गया, ये वाला जीएसटी कॉस्ट का पार्ट बनेगा, मतलब मटेरियल बी का बनेगा। कंपनी वर्क्स फॉर 25 days in a month एंड प्रोडक्शन इज कैरिड आउट इवनली। तो एक महीने में 25 दिन काम होता है और इसी तरीके से पूरे साल काम होगा। अच्छा, यहां से अगर निकालना चाहे पूरे साल में कितने दिन, एक महीने में 25 दिन, साल में 12 महीने, तो ये आएगा आपके पास 300 दिन। मतलब पूरे साल में
300 दिन काम होता है। इस हिसाब से अगर इसकी कहीं पे जरूरत पड़ेगी तो हम इस हिसाब से काम करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू, मांगा है आपसे पहले पार्ट में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर ईच मटेरियल ए एंड बी, दोनों के लिए आपको पहले पार्ट में तो ईओक्यू निकालना है। बड़ा आसान सा पार्ट है, आइए स्टार्ट कर। तो क्वेश्चन नंबर 1, ईओक्यू निकालना है। सबसे पहले तो ईओक्यू का फॉर्मूला कोट कर देते हैं, 2AO डिवाइडेड बाय C ओवरऑल का अंडर रूट। ए क्या है? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल, ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, सी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब मटेरियल ए का भी निकालना है, मटेरियल बी का भी निकालना है। उसके लिए तो सर स्ट्रेट अवे फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाने में तो कुछ नहीं है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर भी आपको क्वेश्चन में दे रखी है 120। आपको कैरिंग कॉस्ट की परसेंटेज और कॉस्ट पर यूनिट भी दे रखी है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो बस एक चीज में, ए में, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल ए, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल बी। तो सर सबसे पहले आपको यह निकालना पड़ेगा ईओक्यू निकालने के लिए। आइए इसके लिए वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट 1, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल। तो सबसे पहले तो पूरे साल की रिक्वायरमेंट चाहिए। पूरे साल में आपको फिनिश्ड गुड्स बनाना कितना है? फिनिश्ड गुड्स रिक्वायर्ड पर एनम। एक महीने में सेल हो सकती है 30,000 यूनिट्स की, तो 12 महीनों में 3,60,000 यूनिट्स। तो आपको पूरे साल में 3,60,000 यूनिट्स का आउटपुट चाहिए, फिनिश गुड्स चाहिए। उसके बाद द रेशो ऑफ इनपुट आउटपुट इज 5:3। इसका मतलब 5 यूनिट्स का इनपुट डालोगे तो 3 यूनिट्स का आउटपुट आएगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, पहले तो इनपुट आउटपुट रेशो 5:3। आपको समझाने के लिए मैं डिटेलिंग में लिख रहा हूं। मतलब क्या है इसका? 5 का इनपुट तो 3 का आउटपुट, 1 का आउटपुट तो 5/3 का इनपुट। आपको कितना आउटपुट चाहिए? 3,60,000। तो उसके लिए कितना इनपुट? 5/3 इंटू 3,60,000 इज इक्वल टू, ये आएगा आपके पास 6 लाख यूनिट्स ऑफ इनपुट। ये आपका टोटल इनपुट लगेगा, तब जाके आपका रिक्विजिट आउटपुट आएगा। अच्छा, ये जो इनपुट है अब ये 2 पार्ट्स में है, इसमें से कुछ ए है कुछ बी है। क्वेश्चन नहीं बोला कि 2 रॉ मटेरियल से एक फिनिश प्रोडक्ट बनता है, और रॉ मटेरियल जो लगते हैं वो 3:2 में लगते हैं आपस में। मतलब सर ये जो टोटल इनपुट है इनको आपस में 3:2 में बांट के आपके पास ए और बी की यूनिट्स आ जाएंगी। 8/3 डिवाइडेड बाय 5, 3,60,000 यूनिट्स आपके पास ए आ जाएगा, और रिमेनिंग 2,40,000 यूनिट्स आपके पास बी आ जाएगा। तो आपके पास एक तरह से एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल ए और बी दोनों आ चुका है। बस अब आपका ईओक्यू निकल जाएगा। आइए तो सबसे पहले तो मटेरियल ए का 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इसकी 3,60,000 निकाली अभी वर्किंग नोट में, इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर क्वेश्चन में 120 दे रखी है, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट। क्वेश्चन में मटेरियल ए की कॉस्ट पर यूनिट 15 है और कैरिंग कॉस्ट की परसेंटेज 15% है, और मटेरियल ए पर 4% का जीएसटी है, लेकिन उसका क्रेडिट अवेलेबल है। तो मटेरियल ए का जीएसटी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, तो स्ट्रेट अवे 15% कॉस्ट पर यूनिट, उसका 15%। ये आपके पास एक तरह से डिनोमिनेटर में कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम बन गई, इसका अंडर रूट। इसी तरीके से मटेरियल बी 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इसकी वर्किंग नोट में अभी 2,40,000 निकाली आपने, इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर वही 120 डिवाइडेड बाय, अब जो मटेरियल बी है उसकी कॉस्ट पर यूनिट 22 रुपए है,
कैरिंग कॉस्ट की परसेंटेज इस पे 5% है, लेकिन मटेरियल बी पे 2% का जीएसटी है जिसका क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। मतलब ये 2% का जीएसटी मटेरियल बी की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। बहुत बच्चे यहां पे गलती करते हैं। आप तो 22 कॉस्ट पर यूनिट थी ओरिजिनल, पहले 102% करके 2% का जीएसटी इसकी कॉस्ट का पार्ट बनाया, कॉस्ट पर यूनिट बढ़ गई। इस टोटल कॉस्ट पर यूनिट पे 5% इसकी कैरिंग कॉस्ट की परसेंटेज लगाई। इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास इसका भी ईओक्यू आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया। तो आइए आंसर निकाल लेते हैं। ये आएगा 2 इंटू 3,60,000, 2 इंटू 3,60,000 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 2.25, इसका अंडर रूट 6197 यूनिट्स। और इसी तरीके से मटेरियल बी का 22 का 102%, इसका 5%, ये आ जाएगा 1.122, 2 इंटू 2,40,000 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 1.122, इसका अंडर रूट ये आ जाएगा 7165 यूनिट्स। तो ये है आपका ईओक्यू, जो कि इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। बेसिकली यहां पे जो गलती होती है ना, वो इस पॉइंट में होती है। बहुत बच्चे ये 102% ऐड करना इसमें भूल जाते हैं जीएसटी का, और कुछ नालायक मटेरियल ए और मटेरियल बी दोनों में जीएसटी ऐड कर देते हैं। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है। सेकंड पार्ट एक बारी करने से पहले मैं आपको पहले थर्ड पार्ट करवा रहा हूं, ठीक है, फिर सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। बेसिकली सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में आपको सेकंड पार्ट का भी आंसर मिल जाएगा कहीं ना कहीं। थर्ड पार्ट, कैलकुलेट द सेविंग और लॉस इन मटेरियल ए। तो पहली बात, सिर्फ मटेरियल ए के लिए काम करना है थर्ड पार्ट में। इफ परचेज क्वांटिटी इक्वल्स टू ईओक्यू, बेसिकली इस लाइन के ऊपर यह क्वेश्चन बेस्ड है। एट प्रेजेंट कंपनी क्या कर रही है, 8-8 हजार यूनिट्स के ऑर्डर साइज के हिसाब से मटेरियल ए का ऑर्डर कर रही है। लेकिन अभी जो आपने निकाला, मटेरियल ए का ईओक्यू कहता है एक बारी में 6197 यूनिट्स का ऑर्डर करिए। तो क्वेश्चन ने आपसे थर्ड पार्ट में यही मांगा है, कैलकुलेट सेविंग और लॉस इन मटेरियल ए इफ परचेज क्वांटिटी इक्वल्स टू ईओक्यू। मतलब हम अगर 8-8 हजार यूनिट्स का ऑर्डर ना करके ईओक्यू पर चलें तो कितनी सेविंग या नुकसान हमको हो सकता है, वो बताइए। तो कंपैरिजन करना है एक तरह से आपको। आइए थर्ड पार्ट। अब ना यहां पे थर्ड पार्ट में एक ट्रिकी पॉइंट है जो कि 99% बच्चे यहां पे भूल जाते हैं, करते नहीं है। तो प्लीज ध्यान से देखिएगा इसको। अब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कंपैरिजन। तो यहां पे हम पर्टिकुलर्स लिख देते हैं, और कॉस्ट का कंपैरिजन करना है तो यहां पे ईओक्यू पे क्या होगा वो वाली कॉस्ट दिखा देते हैं। यहां पे अगर हमारा ऑर्डर साइज जैसा एट प्रेजेंट है 8000, तब क्या होगा ये दिखा देते हैं। अब देखो, इस कॉस्ट कंपैरिजन में मेनली आपके 3 एलिमेंट्स आते हैं किसी भी चीज के, परचेज प्राइस, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। मेनली तो ये 3 चीजें आती हैं। इस क्वेश्चन में एक चीज एक्स्ट्रा आएगी, क्या आएगी वो भी देखते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, सर परचेज प्राइस को हम कुछ क्वेश्चंस में इग्नोर करके चल सकते हैं। जब आपको ईओक्यू और एक डिफरेंट ऑर्डर साइज के बीच का कंपैरिजन करना हो और आपको डिस्काउंट ना दे रखा हो किसी भी केस में, तो आप परचेज प्राइस को इग्नोर करके चल सकते हो। वैसे मैंने आपको क्लासेस में यही करवाया हुआ है कि एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, ताकि बाद में हमको इस बात की कोई कंफ्यूजन ही ना रहे कि कब परचेज प्राइस लिखनी होती है कब नहीं। हम हमेशा लिखेंगे। ऑल्दो इस क्वेश्चन में तो परचेज प्राइस लिखना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि 8000 के ऑर्डर साइज के हिसाब से आपको डिस्काउंट मिलेगा। परचेज प्राइस, इसको ए नाम दे देते हैं। अब आधे नालायक गलती क्या करते हैं, ईओक्यू क्या आया था इसका 6197। आधे नालायक यहां पे गलती करते हैं, 6197 की परचेज प्राइस यहां डाल देंगे और 8000 यूनिट्स की परचेज प्राइस यहां डाल देंगे। ऐसा मत कर देना। परचेज प्राइस
आपको पूरे साल की डालनी है, क्योंकि जो आप ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालते हो और जो कैरिंग कॉस्ट निकालते हो वो भी तो पूरे साल की निकालते हो, तो उसमें जो परचेज प्राइस का खर्चा ऐड करोगे वो भी तो पूरे साल के हिसाब से करोगे, ठीक है ना। तो सर मटेरियल ए के लिए काम कर रहे हो, मटेरियल ए पूरे साल में 3,60,000 यूनिट्स खरीदनी थी, और मटेरियल ए की पर यूनिट क्वेश्चन में आपको कितने की दे रखी है, 15 रुपए की, और इस पे जीएसटी का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बस यहां पे 3,60,000 इंटू 15 इंटू इसका 90%, क्योंकि यहां पे 10% का डिस्काउंट था, ठीक है ना। आपके पास परचेज प्राइस आ जाएगी दोनों केसेस में 54 लाख, और यहां पे 48,60,000, ठीक है जी। आपके पास यहां पे आ गई परचेज प्राइस। अब इसके बाद निकालते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए। अब पहले मैं अलग से कर रहा हूं जो कि गलत है, या मैं यहीं पे करता हूं बल्कि लिख के काटूंगा उसको। बहुत बच्चे यहां पे नंबर ऑफ ऑर्डर स्ट्रेट अवे क्या करते हैं कि सर पूरे साल में 3,60,000 यूनिट्स मंगवानी है मटेरियल ए की, डिवाइडेड बाय ईओक्यू कहता है एक बारी में 6197 मंगवा लो, डिवाइडेड बाय 6197, यहां पे कुछ ना कुछ नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल लेते हैं। ऐसे ही 8,000 वाले केस में पूरे साल में 3,60,000 यूनिट्स मंगवानी है, और एक बारी में 8,000 यूनिट्स मंगवा रहे हैं, यहां से कुछ ना कुछ ऑर्डर साइज निकाल लेते हैं। सर ये दोनों गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। एक बारी के लिए तो समझ ही नहीं आता ये गलत कैसे हो गया भाई, ऐसे ही तो आपने क्लासेस में सारे क्वेश्चंस में करवाया है। ये गलत सर सिर्फ एक बात की वजह से हो गया, इस क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्रिक पॉइंट था जो कि और किसी हमारे क्लास के क्वेश्चन में नहीं था। वो ट्रिक पॉइंट इस लाइन में था, मटेरियल ए, एक सेकेंड, मटेरियल ए is perishable in nature and if not used within 5 days of purchase it becomes obsolete। मटेरियल ए बस 5 दिन के लिए चलेगा, 5 दिन में कंज्यूम हो गया, जितना हो गया ठीक है, बाकी सब खराब, आपको नया ऑर्डर करना पड़ेगा। इस बात की रेलेवेंस समझने की कोशिश करिए। मैं आपको अलग से एक बार बता देता हूं, पूरे साल में मटेरियल ए कितना लग रहा है, 3,60,000। पूरे साल में कितने दिन काम हो रहा है, एक महीने में, लास्ट लाइन में दे रखा था एक महीने में 25 दिन काम हो रहा है, और पूरे साल इसी तरीके से काम होगा। तो यहां पे हमने एनालाइज भी कर लिया था क्वेश्चन को पढ़ते हुए कि पूरे साल में 300 दिन काम होगा। तो सर पूरे साल में 3,60,000 यूनिट्स कंज्यूम करनी है, और पूरे साल में 300 दिन काम होगा, तो ऑन एन एवरेज पर डे कितनी कंजम्पशन हो जाएगी, वो आ जाएगा आपके पास 1200। 1200 आपके पास पर डे की एवरेज कंजम्पशन आ गई है। अब समझो इसको, आपने ये 0 से 1, पहला दिन खत्म 1200 यूनिट्स कंज्यूम, दूसरा दिन खत्म और 1200 यूनिट्स कंज्यूम, तीसरा दिन खत्म और 1200 यूनिट्स कंज्यूम, चौथा दिन खत्म और 1200 यूनिट्स कंज्यूम, पांचवा दिन खत्म और 1200 यूनिट्स कंज्यूम। आपने यहां पे अगर ईओक्यू के हिसाब से चले तो आपने यहां पे 6197 यूनिट्स खरीदी होंगी। ईओक्यू क्या कह रहा था, एक बारी में 6197 यूनिट्स का ऑर्डर करो, यही कह रहा था ईओक्यू। तो आपके पास यहां पे 0 पर 6197 यूनिट्स आई होंगी, लेकिन 5 दिन में इन 6197 यूनिट्स में से कंज्यूम कितना हुआ, 1200 इंटू 5, 6000। सर पांचवें दिन यहां पर अभी भी इस 6197 में से कितनी यूनिट्स बची हुई हैं, 6000 यूनिट्स कंज्यूम हो गई, यहां पे 197 यूनिट्स अभी बची हुई हैं। ये यूनिट सर यहां पे ऑब्सोलीट हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। अब आप 6th डे इन वाली यूनिट्स में से कंजम्पशन नहीं कर सकते, आपको यहां पे न्यू ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। तो यहां पे डिफरेंस समझने की कोशिश करिए, मैं एक बार आपको पूरा समझाऊंगा, यहां तक आई होप आपको बात समझ आई होगी। इसी तरीके से अगर आप यहां पर ईओक्यू नहीं, ऑर्डर साइज 8,000 की बात भी कर लो, आपके पास सेम दिक्कत वहां पे आएगी। आपने Y0 पर 8,000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस किया, भाई कितनी मर्जी यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस कर लो एक बारी में, लेकिन 5 दिन में जितना कंज्यूम हो गया ठीक है, और 5 दिन में सर 6,000 कंज्यूम हो जाएगा। आपके पास यहां पर इस पॉइंट पर
8000 के ऑर्डर साइज के केस में कितनी यूनिट्स बची रह जाएंगी? 2000 यूनिट्स। 6000 कंज्यूम हो गई 5 दिन में, बाकी 2000 यूनिट्स बच गई इस ऑर्डर में से, ये ऑब्सोलीट हो गई हैं। मतलब आपको यहां पे इस केस में भी नया ऑर्डर ही प्लेस करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है आप चाहे ईओक्यू पर चल लो, एक बारी में 6197 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस कर लो, चाहे आप ऑर्डर साइज पे चल लो, एक बारी में 8000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस कर लो। एक बारी में कितनी यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करते हो अलग बात है, कितनी यूनिट्स के बाद नया ऑर्डर प्लेस करना पड़ जाएगा अलग बात है। आप एक बारी में 6197 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करो या 8000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करो, आपको अगला ऑर्डर तो 6000 यूनिट्स के कंजम्पशन होते ही प्लेस करना पड़ जाएगा। समझ आया? तो सर वैसे तो बेस्ट केस सिनेरियो यहां पे क्या रखता है? बेस्ट केस सिनेरियो तो यहां पे ये लगता है आप एक बारी में 6000 यूनिट्स ही मंगवाओ, जितना 5 दिन में कंज्यूम हो सकता है आप उतनी ही यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करके चलो। लेकिन स्टिल अगर 6197 ईओक्यू के हिसाब से चलते हो तो 197 यूनिट्स खराब होंगी, ऑर्डर साइज 8000 के हिसाब से चलते हो तो 2000 यूनिट्स खराब होंगी। तो खराब दोनों में होंगी, क्योंकि आपको अगला ऑर्डर 6000 यूनिट्स कंज्यूम होते ही 5वें दिन खत्म होते ही आपको नया ऑर्डर प्लेस करना पड़ जाएगा। मैं यहां पे बात क्या करना चाह रहा हूं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स के रिलेशन में आपसे ये सारी बात क्यों करी? सर अगला ऑर्डर तो आप 6000 यूनिट्स के बाद प्लेस कर रहे हो ना, मतलब आपको पूरे साल में 3,60,000 यूनिट्स परचेज करनी है, डिवाइडेड बाय हर 6000 यूनिट्स कंजम्पशन के बाद, एक बारी में मंगवा चाहे 6197 रहे हो, लेकिन हर 6000 यूनिट्स कंजम्पशन के बाद आपको नया ऑर्डर प्लेस करना पड़ जाएगा। तो कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ जाएंगे? 3,60,000 यूनिट्स को कंज्यूम करने के लिए सर 60 ऑर्डर प्लेस करने पड़ जाएंगे। कहने का मतलब है अगर मैं ईओक्यू के केस की बात करूं दोबारा से, आप पूरे साल में 60 ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हो और हर ऑर्डर में आप 6197 यूनिट्स मंगवा रहे हो, हर ऑर्डर में 6000 यूनिट्स तो आपकी कंज्यूम हो रही हैं और हर एक ऑर्डर में 197 यूनिट्स का आपको लॉस हो रहा है ऑब्सोल्यूशन का। 60 ऑर्डर्स में हर ऑर्डर में आपको इतना नुकसान होगा, तो कंज्यूम तो आप हर ऑर्डर की 6000 यूनिट्स ही कर पाओगे ना। तो 60 ऑर्डर प्लेस करें चाहे 6197, यहां पे कई बार कंफ्यूजन होती है तो मैं डिटेल में पूरी कैलकुलेशन ही करके बता रहा हूं। आपने 60 ऑर्डर प्लेस करे हैं 6197 यूनिट्स के, तो पूरे साल में यूनिट्स मंगवाई कितनी होंगी? 6197 इंटू 60, पूरे साल में आपने इस हिसाब से 3,71,820 यूनिट्स मंगवा ली होंगी। कई बच्चे ना यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कंज्यूम करने के लिए चाहिए थी 3,60,000, 60 ऑर्डर अगर आप निकालोगे तो यूनिट्स तो ज्यादा आ गई। अरे ज्यादा आ गई, कंज्यूम थोड़ा ना कर ली मैंने। कंज्यूम कितनी करी? हर ऑर्डर में 6000 यूनिट्स ही कंज्यूम कर पाया। तो 60 ऑर्डर्स में हर एक ऑर्डर में 6000 यूनिट्स, कितनी यूनिट्स कंज्यूम कर पाया? 3,60,000 यूनिट्स कंज्यूम करवाया। मतलब मैंने परचेज करी है पूरे साल में 371,820, कंज्यूम कर पाया 3,60,000, बाकी हर ऑर्डर में 197 यूनिट्स खराब हुई। 60 ऑर्डर्स में तो कितनी आई? 197 इंटू 60 11,820, और ये इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ही आएगा। इतनी यूनिट्स का आपको इन टोटल पूरे साल में लॉस हुआ है। आई होप आपको समझ आया। सिमिलर कैलकुलेशन आपके 8000 वाले ऑर्डर साइज के केस में बनेगी, ठीक है ना? बस वो पे ऑब्वियसली लॉस ज्यादा आएगा। तो ऑर्डर्स तो यहां पर भी 3,60,000 यूनिट्स पूरे साल में चाहिए, हर 6000 यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद 8000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं। यहां पे ऑर्डर तो 6000 यूनिट्स के बाद ही प्लेस करना पड़ रहा है ना, तो यहां पे भी नंबर ऑफ ऑर्डर्स 60 आएंगे, ठीक है ना? अब आपकी यहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट निकलेगी। तो सर पहली गलती, मैं इसको येलो से हाईलाइट कर देता हूं, यहां पे बहुत बच्चे इस प्रोविजन को समझ नहीं पाते हैं और यहां पे गलत कर देते हैं। मैंने आपकी रेफरेंस के लिए तभी गलत लिख के पहले काटा भी है ताकि आप अच्छे से इसको याद रखें। चलिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसको बी नाम दे देते हैं। पर ऑर्डर की कॉस्ट तो 120 थी, तो 60 इंटू 120 ये आ जाएगा यहां पे 7200। हाँ जी, यहां पे भी सेम आ जाएगी ऑर्डरिंग कॉस्ट 7200। इसके बाद कैरिंग कॉस्ट निकालनी है। कैरिंग कॉस्ट के लिए पहले एवरेज इन्वेंट्री निकालनी पड़ती है। सेफ्टी स्टॉक दिया होगा तो याद है ना, सेफ्टी स्टॉक पे तो कैरिंग कॉस्ट लगेगी ही लगेगी, ठीक है ना? ऑल्दो वो इस क्वेश्चन में था नहीं। 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ऑर्डर साइज।
तो ईओक्यू के वाले केस में 6197 डिवाइडेड बाय 2। अब एवरेज इन्वेंट्री के केस में कंफ्यूज मत हो जाना सर, यहां पे भी 6000 डिवाइडेड बाय 2 के हिसाब से करो। भाई 6197 यूनिट्स मंगवा रहा हूं, कंज्यूम चाहे 6000 कर पा रहा हूं, 197 यूनिट्स चाहे खराब हो रही हैं, गोडाउन के अंदर स्टोर के अंदर मेंटेन तो सारी करनी पड़ रही है, रखने का खर्चा तो सबका ही आ रहा है, होल्डिंग कॉस्ट तो सबकी है, ठीक है ना। तो एवरेज इन्वेंट्री पूरे के हिसाब से निकलेगी 6197 डिवाइडेड बाय 2, 3098.5। ऐसे ही यहां पे 8000 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 4000। अब आपके पास यहां पे कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। एवरेज इन्वेंट्री 3098.5 इंटू कॉस्ट पर यूनिट थी इसकी 15 और कैरिंग कॉस्ट की परसेंटेज भी 15, तो ये आपके पास यहां पे कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। और इस केस में 4000 एवरेज इन्वेंट्री इंटू कॉस्ट पर यूनिट 15, पहले डिस्काउंट का इंपैक्ट 90% करके कॉस्ट पर यूनिट पे दिया, इंटू इसका 15%, ठीक है ना। आपके पास यहां पे कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। ये आएगा 6972 और यहां पे 15 का पहले 90%, इसका 15% इंटू 4000, यह आएगा आपके पास 8100। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया। कैरिंग कॉस्ट मोस्टली बच्चे ठीक कर लेते हैं यहां पे। उसके बाद बहुत सारे बच्चे जो यहां तक की बातें भी सही कर लेते हैं, वो यहां पे आंसर खत्म कर देते हैं, तीनों खर्चों का टोटल निकाल देते हैं। लेकिन सर इस क्वेश्चन में एक कॉस्ट और आएगी। वैसे तो अगर आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट का पॉइंट समझ आ गया, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने वाला पूरा पॉइंट समझ आ गया, तो सर आपको यह बात भी समझ आ जानी चाहिए, यहां पर एक और कॉस्ट आएगी, लॉस ड्यू टू ऑब्सिलेंस। इसको डी नाम दे देते हैं, क्योंकि मैं चाहे ईओक्यू पर चल लूं, 6197 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस कर लूं तो भी यूनिट्स खराब हो रही हैं, चाहे मैं 8000 यूनिट्स का एक बारी में ऑर्डर प्लेस कर लूं तब भी कुछ यूनिट्स खराब हो रही हैं। वो यूनिट्स अलग हो सकता है, क्वांटम अलग हो सकता है, लेकिन खराब दोनों में हो रहा है, तो सर उसका भी तो नुकसान डालना पड़ेगा यहां पे। जैसे मैंने अभी यहां से पे आपसे बात डिस्कस करी, ईओक्यू पर अगर चलते हैं तो सर 60 ऑर्डर पूरे साल में इशू करने पड़ रहे हैं 6197 यूनिट्स के, तो पूरे साल में खर्चा हो रहा है कितनी यूनिट्स पे, 3,71,820 यूनिट्स पे। 6000 यूनिट्स कंज्यूम हो पा रही हैं, 3,60,000, बाकी यूनिट्स खराब हो रही हैं। तो जो खराब हो रही हैं यूनिट्स, उन यूनिट्स की परचेज प्राइस का खर्चा, ये तो आपका स्ट्रेट अवे नुकसान है कि खरीद लिया, परचेज प्राइस का खर्चा हो गया, लेकिन कंज्यूम नहीं कर पाए। तो सर कंज्यूम नहीं कर पाए, उसका लॉस तो डालना पड़ेगा। आपके मन में अगर आए सर इनकी परचेज प्राइस का खर्चा, तो जब आपने परचेज प्राइस टॉप पर डाली होगी तब लिख दिया होगा ना। तो सर देखिए परचेज प्राइस आपने 3,60,000 यूनिट्स की डाली हुई है, जो आपको एक्स्ट्रा यूनिट्स खरीदनी पड़ रही हैं उन यूनिट्स की नहीं डाली हुई। मैं एक बार आपकी रेफरेंस के लिए, जैसे मैंने यहां पे ईओक्यू का करा हुआ है, मैं ऐसे ही एक बार आपकी रेफरेंस के लिए 8000 यूनिट्स के हिसाब से ऑर्डर साइज पे भी करके दिखा देता हूं, इसी के नीचे कर देता हूं। अगर आप 8000 यूनिट्स के ऑर्डर साइज पे चलते हो तो पूरे साल में परचेज कितनी कर लोगे, 60 ऑर्डर प्लेस करोगे और हर ऑर्डर में 8,000 यूनिट्स मंगवाओगे, तो पूरे साल में आप 4,80,000 यूनिट्स मंगवा चुके होगे। जबकि कंज्यूम कितनी कर पाए होगे, सर हर ऑर्डर में सिर्फ 6,000 यूनिट्स हर ऑर्डर की कंज्यूम कर पाए होंगे 60 ऑर्डर में, तो कंज्यूम तो पूरे साल में 3,60,000 यूनिट्स कर पाए होंगे। हर ऑर्डर में खराब कितनी हुई हैं यूनिट्स, सर हर ऑर्डर में 2,000 खरीदी हुई यूनिट्स खराब हुई हैं 60 ऑर्डर में, तो 1,20,000 यूनिट्स यहां पे भी खराब हुई हैं। तो इन खराब यूनिट्स का 8,000 वाले केस में पूरे साल में 1,20,000 यूनिट्स खराब, और ईओक्यू वाले केस में 11,880 यूनिट्स खराब, इनका लॉस डालना पड़ेगा। बेसिकली इनकी परचेज प्राइस डालनी पड़ेगी, ठीक है। उसको परचेज प्राइस के नाम से नहीं, लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस के नाम से डाल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो एक बारी में 6197 यूनिट्स मंगवा रहे हैं ईओक्यू के केस में, कंज्यूम हो पा रही है 6,000 यूनिट्स, इनटू ऐसा नुकसान पूरे साल में 60 बारी हो रहा है, क्योंकि 60 ऑर्डर्स मंगवाए जा रहे हैं। यह आ गया वो टोटल नुकसान, वही 11,880 आएगा, इनटू एक यूनिट कितने में खरीदी गई थी, 15, ये यहां का नुकसान।
इसी तरीके से यहां पे 8000 यूनिट्स एक बारी में मंगवाई जा रही हैं, लेकिन 6000 यूनिट्स एक बारी में कंज्यूम करी जा रही हैं। ऐसा 2000 यूनिट्स का नुकसान इस केस में भी 60 बारी हुआ, इंटू 15 रुपए कॉस्ट पर यूनिट है, लेकिन सर यहां पे नुकसान थोड़ा सा कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से कम हुआ क्योंकि यहां पे डिस्काउंट था। ठीक है ना। ये आ जाएगा आपके पास, अरे 6197 माइनस 6000 इंटू 60 इंटू 15, 1,77,300, और यहां पे 2000 इंटू 60 इंटू 15 का 90%, 2000 इंटू 60 इंटू 13.5, ये आएगा 16,20,000। अब आप इसका टोटल लगा पाएंगे और आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 54 लाख प्लस 7200 प्लस 6972 प्लस 177,300, ये आ जाएगा 55 लाख 91,472। तो नुकसान एक तरह से ईओक्यू में भी है लेकिन कंपैरेटिवली कम है। 48,60,000 प्लस 7200 प्लस 8100 प्लस 16,20,000, 64,95,300। ठीक है ना। आई होप आपको ये सारा समझ आया, क्लियर हो गया। तो यहां पे हमें निकालना क्या था, सेविंग और लॉस बाय फॉलोइंग ईओक्यू। सेविंग बाय फॉलोइंग ईओक्यू, इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। 64,95,300 माइनस 55,91,472, ये आ जाएगा आपके पास 64,95,300 माइनस 55,91,472, 9,03,828, एंड दिस इज इट। आई होप समझ आ गया आपको ये पूरा। चलिए, एंड बाय द वे, अब अगर इस क्वेश्चन में बात करें सेकंड पार्ट की, मैक्सिमम स्टॉक लेवल फॉर मटेरियल है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होना चाहिए सर? मैक्सिमम स्टॉक लेवल यहां पे 6000 यूनिट्स होना चाहिए। 5 दिन में जितना कंज्यूम कर सकते हो, 5 दिन के बाद ऑब्सोलीट हो जाएगा। तो मटेरियल ए के लिए मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होगा? 5 दिन की कंजम्पशन। तो एज सिंपल एज दैट, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का तो इसका यही आंसर है। ठीक है ना। क्यों है 5 डेज कंजम्पशन? आई होप आपको वो भी समझ आ गया होगा, क्योंकि उससे ज्यादा अगर मेंटेन कर भी लोगे तो फायदा क्या है, खराब हो जाएगा। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम चैप्टर से है, और ये वैसे आपका, आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, मई 2019 का पास्ट ईयर का क्वेश्चन है। 5 नंबर का आया था ये पेपर में भी। देखिए मैं आपके रेफरेंस के लिए आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखा देता हूं। ये आपका मई 2019 का क्वेश्चन पेपर है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स हैं। इसमें अगर आप नोटिस करें, फर्स्ट का डी पार्ट, मेसर्स एबिट एबिट प्राइवेट लिमिटेड डिस्क्लोज्ड नेट प्रॉफिट ऑफ 48,408 वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये आपका 5 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है मई 2019 में। आइए पढ़ते हैं आप। Messrs. Abbott Private Limited disclosed a net profit of 48,408 as per cost books for the year ended 31st March 2019. However, financial accounts disclosed net loss of 15,000 for the same period. तो कॉस्टिंग में प्रॉफिट है 48,408 का, अकाउंट्स में लॉस है 15,000 का। ऑन स्क्रूटनाइजिंग बोथ सेट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज रिवील्ड। अब आपको ये ट्रांजैक्शंस का डेटा दे रखा है, आपसे मांगा है प्रिपेयर मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट। तो वो ये रिकंसाइल करवाना है अकाउंट्स के प्रॉफिट को और कॉस्टिंग के प्रॉफिट को। आइए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब ये रिकंसिलेशन अकाउंट बोल लो या रिकंसिलेशन स्टेटमेंट।
अच्छा, क्वेश्चन ने स्पेसिफाई नहीं किया है कि आपको बेस क्या लेना है, तो आप किसी भी बेस से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब चाहे आप कॉस्टिंग के प्रॉफिट से स्टार्ट कर लो, वहां से अकाउंट्स तक आके दिखा दो, या आप अकाउंट्स के लॉस से स्टार्ट करके कॉस्टिंग के प्रॉफिट तक आके दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कॉस्टिंग के प्रॉफिट से ही स्टार्ट कर लेते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं बाय प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। 48,408 आपको कॉस्टिंग का प्रॉफिट दे रखा है, ये हमने लिख दिया। अब एक एक ट्रांजैक्शन को पढ़ते जाते हैं और देखते हैं क्या ट्रीटमेंट होगा। कॉस्टिंग से अकाउंट्स तक आकर दिखा रहे हैं हम। वर्क्स ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट बुक्स। कॉस्टिंग में खर्चा कम दिखाया है, कॉस्ट यहां पे अकाउंट्स आपकी रेफरेंस के लिए। कॉस्टिंग में एक्सपेंस कम दिखाया है, जबकि अंडर रिकवर्ड है, अकाउंट्स में एक्चुअल खर्चा दिखाया जाता है। अंडर रिकवर्ड तभी होगा जब एक्चुअल खर्चा ज्यादा होगा। तो मतलब एक्चुअल खर्चा ज्यादा है, कॉस्टिंग में खर्चा अंडर रिकवर्ड है, कम दिखाया है। कॉस्टिंग में खर्चा कम है तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा है। अकाउंट्स में खर्चा ज्यादा है तो अकाउंट्स का प्रॉफिट कम है। कॉस्टिंग के ज्यादा प्रॉफिट से अकाउंट्स के कम प्रॉफिट तक आना है, प्रॉफिट को कम करना है, माइनस करना है। तो अपोजिट साइड लिख देते हैं, वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड। आई होप समझ आ गया आपको ये। इसको थोड़ा ढंग से लिख दें, नालायक। कितना था ये? 48,600। चलिए, तो ये पहली ट्रांजैक्शन हो गई। उसके बाद ऑफिस ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट बुक्स। ऑफिस ओवरहेड्स को कॉस्टिंग में ज्यादा दिखाया है, ओवर रिकवर्ड। तो कॉस्टिंग में खर्चा ज्यादा दिखा दिया है, ओवर रिकवर्ड है। एक्चुअली में इतना खर्चा नहीं है, अकाउंट्स में एक्चुअल खर्चा आता है जो कि कम है। तो कॉस्टिंग में खर्चा ज्यादा है, कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम है। अकाउंट्स में खर्चा कम है, अकाउंट्स का प्रॉफिट ज्यादा है। कॉस्टिंग के कम प्रॉफिट से अकाउंट्स के ज्यादा प्रॉफिट तक जाना है, प्रॉफिट को बढ़ाना है, ऐड कर देंगे। तो इधर लिख देते हैं बाय ऑफिस ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड। आई होप समझ आ रहा है, 11,500। इसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स। अब डिविडेंड इनकम है, मिला है डिविडेंड। कॉस्टिंग डिविडेंड को इनकम मानता ही नहीं है, जबकि अकाउंट्स में तो इनकम ट्रीट होता है। तो अकाउंट्स में इनकम है, अकाउंट्स का प्रॉफिट ज्यादा। कॉस्टिंग इनकम मानता ही नहीं, कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम। कॉस्टिंग के कम प्रॉफिट से अकाउंट्स के ज्यादा प्रॉफिट तक जाना है, प्रॉफिट को बढ़ाना है। बाय आइटम्स नॉट कंसिडर्ड इन कॉस्ट डिविडेंड। ठीक है ना, 17,475। अच्छा, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट करवाया होगा, उस पर ब्याज मिला है, इंटरेस्ट मिला है। अगेन ये भी इनकम है, अकाउंट्स इसको इनकम मानता है, कॉस्टिंग तो नहीं मानता है इसको इनकम। तो अकाउंट्स में इनकम है, अकाउंट्स का प्रॉफिट ज्यादा, कॉस्टिंग इनकम नहीं मानता, कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम। कॉस्टिंग के कम प्रॉफिट से अकाउंट्स के ज्यादा प्रॉफिट तक जाना है, प्रॉफिट को बढ़ाना है। सेम ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट कितना है? 21,650। इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 17,800। अब कॉस्टिंग कोई प्रोविजन वगैरह बनाकर नहीं चलता है, अकाउंट्स में ये सारे प्रोविजन डेबिट होते हैं, खर्चा दिखाया जाता है। तो कॉस्टिंग इसको खर्चा मानता ही नहीं, कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा, अकाउंट्स इसको खर्चा मानता है, जिस वजह से अकाउंट्स का प्रॉफिट कम। कॉस्टिंग के ज्यादा प्रॉफिट से अकाउंट्स के कम प्रॉफिट तक आना है, प्रॉफिट को माइनस करना है। टू आइटम्स not considered in cost, provision for
डाउटफुल डेट 17,800, ठीक है ना। तो सर ये भी हो गया। उसके बाद ऑब्सोलेंस लॉस नॉट चार्ज्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स, तो लिख रखा है ये खर्चा कॉस्टिंग में चार्ज नहीं किया, अकाउंट्स में खर्चा लिखा, अकाउंट्स में खर्चा ज्यादा, अकाउंट्स का प्रॉफिट कम, कॉस्टिंग में खर्चा नहीं माना तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा, कॉस्टिंग के ज्यादा प्रॉफिट से अकाउंट्स के कम प्रॉफिट तक आना है, प्रॉफिट को माइनस करना है। ऑब्सोलेंस लॉस कितना है? 17,200। अच्छा, इसके बाद स्टोर एडजस्टमेंट 35,433 डेबिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, इसको अकाउंट्स में डेबिट किया गया है, अकाउंट्स में डेबिट ज्यादा, एक्सपेंस ज्यादा, प्रॉफिट कम, कॉस्टिंग में ऐसा कुछ नहीं किया गया तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा, कॉस्टिंग के ज्यादा प्रॉफिट से अकाउंट्स के कम प्रॉफिट तक आना है, माइनस करना है। स्टोर एडजस्टमेंट कितना अमाउंट था? 35,433। उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, डेप्रिसिएशन रिकवर्ड इन कॉस्टिंग, तो कॉस्टिंग में डेप्रिसिएशन ज्यादा है, अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन कम है, कॉस्टिंग में डेप्रिसिएशन का खर्चा ज्यादा तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम, अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन का खर्चा कंपैरेटिवली कम तो अकाउंट्स का प्रॉफिट कंपैरेटिवली ज्यादा, कॉस्टिंग के कम प्रॉफिट से अकाउंट्स के ज्यादा प्रॉफिट पे जाना है, प्रॉफिट को बढ़ाना है बाय डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट को बढ़ा रहे हैं 35,000 माइनस 30,000, 5,000, बस यहां से इसका नेट करेंगे, आपके पास अकाउंट्स का प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। तो ये बैलेंस आपके पास इसी साइड पे बच रहा है, इस साइड पे बैलेंस बचने का मतलब लॉस एज पर अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स, बैलेंसिंग फिगर, और ये बैलेंस आ रहा है आपके पास 15,000। क्वेश्चन से एक बार रिकंसाइल कर लेते हैं। क्वेश्चन में भी अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल अकाउंट्स का लॉस 15,000 ही था, हमारा वही आंसर आ गया, सही किया है हमने। आई होप समझ आया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2B, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन कॉस्ट बुक्स अंडर द नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अब बड़ा सिंपल सा वैसे क्वेश्चन है ये, सॉल्यूशन, ओहो एक सेकंड, 2 का बी पार्ट। एंड बाय द वे आपके रेफरेंस के लिए पहले तो ये वाला क्वेश्चन देन अगेन आपका पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, तो ये मत सोचना है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, ये सारे आपके पास्ट ईयर के ही क्वेश्चंस हैं। नवंबर 2019 में ये पेपर में आया हुआ है, मैं आपके रेफरेंस के लिए आइए दिखा देता हूं एक बारी। ये आपका 2019 नवंबर का पेपर है, क्वेश्चन पेपर। इसमें जो 7th क्वेश्चन, सॉरी जो 6th क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं चॉइस क्वेश्चन होता है, उसमें एक पार्ट में आया हुआ है ये क्वेश्चन, देख लेते हैं एक बारी। तो ये रहा आपका 6th क्वेश्चन। हर पार्ट इस क्वेश्चन का 4 नंबर का होता है, जैसे मैंने आपको क्लासेस में बताया हुआ है कि 5 पार्ट्स आते हैं जिसमें से कोई भी 4 आपको करने होते हैं, ठीक है ना। आइए देखिए इसका बी पार्ट, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कॉस्ट बुक्स अंडर द नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन 6th का बी पार्ट आपका पेपर में आया हुआ है 4 नंबर का, ऑल्दो मैंने आपको मेरे ख्याल से ये 5 नंबर में दिया है। आइए तो जर्नलाइज करना है, एक एक करके फटाफट से कर लेते हैं। तो मैं इसमें फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं जर्नल का, बस आपको ट्रांजैक्शंस बताता रहता हूं साथ साथ क्या बनेंगी। क्रेडिट परचेज ऑफ मटेरियल, मटेरियल परचेज किया है, स्टोर लेजर, कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू या तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, या जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को क्या बोला जाता है? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, जीएल एडजस्टमेंट अकाउंट और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। याद है ना, इसका यह भी नाम होता है। कितना अमाउंट है? 27,000। भाई पेपर में ध्यान रखिएगा,
प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ, हेडिंग में जर्नल, उसके बाद प्रॉपर वो टेबल वगैरह बना के प्रॉपर करके आइएगा, और साथ में नरेशंस। नरेशन क्या आएगी? बीइंग मटीरियल परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है ना? इस तरीके से प्लीज प्रॉपरली करके आइएगा। सेकेंड पार्ट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स चार्ज टू प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स इंकर हो चुके हैं, प्रोडक्शन लाइन पे चार्ज किए, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस में चार्ज करना। वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। कितना था? 6000। इसकी नरेशन, बीइंग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स चार्ज टू प्रोडक्शन। मैं हर एक एंट्री में प्लीज बार बार बोल रहा हूं, पेपर में प्रॉपर फॉर्मेट में करके आइएगा इसको, इस तरीके से। इस फॉर्मेट में एंट्रीज नहीं, प्रेजेंटेशन के लिए प्रॉपर फॉर्मेट में, हेडिंग में जर्नल वगैरह प्रॉपर करके आइएगा। ठीक है ना? थर्ड एंट्री, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स रिकवर्ड फ्रॉम सेल्स। मतलब सेल्स से रिकवर करने का मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट में चार्ज करना। ठीक है ना? तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट में चार्ज होगा, उसका बैलेंस बढ़ेगा डेबिट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस घट जाएगा, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में चला गया। सिंपल एंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। कितना अमाउंट था? 4000। इसकी नरेशन, बीइंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स रिकवर्ड फ्रॉम सेल्स। ठीक है ना? फोर्थ एंट्री, फोर्थ ट्रांजैक्शन, इनडायरेक्ट वेजेस इंकर्ड। इंकर करने की एंट्री, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, अल्टीमेटली वेजेस कंट्रोल अकाउंट से इंकर होता है। और क्रेडिट वही जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और इसको क्या बोला जाता है? कॉस्ट लेजर। ये दोनों नाम मैं आपकी रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं, पेपर में कोई भी एक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8000। being indirect wages incurred। बाय द वे, अगर आपसे पूछे इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री, वेजेस इंकर तो कर दिए, अब इनडायरेक्ट वेजेस जाएंगे कहां? प्रोडक्शन ओवरहेड्स में। इस क्वेश्चन में अगर इसके हिसाब से चले तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स उसका नाम चल रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। ठीक है ना? इनडायरेक्ट वेजेस यहां ट्रांसफर भी हो जाएंगे। लास्ट फिफ्थ एंट्री, मटीरियल रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन टू स्टोर। फ्रॉम प्रोडक्शन का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। बहुत बच्चे ना यहां पे इस एंट्री में गलती करते हैं, मटीरियल रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन को वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट मान लेते हैं। प्रोडक्शन से वापस आने का मतलब प्रोडक्शन लाइन से वापस आना। प्रोडक्शन लाइन किसको कहते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस को। ठीक है ना? तो वर्क इन प्रोग्रेस से मटीरियल वापस आ रहा है, तो स्टोर का बैलेंस बढ़ जाएगा। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस कम हो जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट कितना था? 9000। नरेशन, बीइंग मटीरियल रिटर्न्ड फ्रॉम प्रोडक्शन टू स्टोर एंड दिस इज इट।
देखिए अब कितना सिंपल क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ भी नहीं था और 4 नंबर में भी ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ठीक है ना, चलिए। अच्छा, अब जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 था टेस्ट में, मेरे को नहीं लगता अब इसको तो डिस्कस करने की भी जरूरत है। मैं फटाफट से एक बार आप बता ही देता हूं फिर भी। एट व्हाट प्राइस पर यूनिट वुड पार्ट नंबर 832 बी एंटर्ड इन द स्टोर लेजर इफ द फॉलोइंग इनवॉइस वाज रिसीव्ड फ्रॉम अ सप्लायर। आपको ये इनवॉइस का डेटा दिया हुआ है कि भैया 200 यूनिट्स खरीदी, 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 20% का डिस्काउंट लगा, एसजीएसटी लगा रखा है 12% का, और पैकिंग चार्जेस नॉन रिटर्नेबल लगा रखे हैं 50 रुपए। कैश डिस्काउंट 2% का है अलग से अगर पेमेंट 30 दिन में कर दी। डॉक्यूमेंट्स सब्सटेंशिएटिंग पेमेंट ऑफ एसजीएसटी इज एनक्लोज्ड फॉर क्लेमिंग इनपुट क्रेडिट। मतलब एसजीएसटी पर आईटीसी अवेलेबल है, ये आपको क्वेश्चन ने बता रखा है। अब सिंपल सी बात है सर, 1000 रुपए की कॉस्ट थी इनवॉइस वैल्यू, 200 रुपए का जो ये वाला डिस्काउंट है ये एक तरह से फिर ट्रेड डिस्काउंट हो गया, क्योंकि 2% का कैश डिस्काउंट अलग से है। तो ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस होता है मटेरियल की कॉस्ट में से 200, ये आ जाएगा 800। अच्छा, एसजीएसटी, क्या 96 का जीएसटी ऐड होगा? सर नहीं होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है। इनपुट टैक्स क्रेडिट जब अवेलेबल नहीं होता तब टैक्स, तब जीएसटी कॉस्ट का पार्ट बनता है। अब तो आईटीसी अवेलेबल है, मतलब आज मैंने पे किया, कल को सरकार आईटीसी के थ्रू मेरे को वो टैक्स वापस दे देगी, तो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। उसके बाद पैकिंग चार्जेस 50 रुपए नॉन रिटर्नेबल है, मेरी जेब से लग गए तो लग गए, ये पार्ट बनेंगे, 850 रुपए की आपकी कॉस्ट आ गई, सिंपल एज दैट। लेकिन आंसर क्वेश्चन ने जो पूछा है एट व्हाट प्राइस पर यूनिट, पर यूनिट में आपसे आंसर पूछा है, बस इसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, 200 यूनिट्स, इससे डिवाइड करके आपके पास पर यूनिट में आंसर आ जाएगा, बस खत्म। ये था ये क्वेश्चन 5 नंबर में, तो कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो आई होप मैंने बड़ी जल्दी जल्दी डिस्कस कर लिया, इसको प्रॉपर लिख के बताने की जरूरत ही नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया ये क्वेश्चन। चलिए फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं एक बारी। आसान क्वेश्चन है वैसे भी ये क्वेश्चन भी आपका कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम वाले चैप्टर से है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड। अब आपको स्टोर्स का डेटा दिया हुआ है, स्टोर्स की ट्रांजैक्शंस का, इसी तरीके से वर्क इन प्रोग्रेस की ट्रांजैक्शंस का डेटा, फिर फिनिश प्रोडक्शन की ट्रांजैक्शंस का डेटा आपसे मांगा है। बाय द वे ये थोड़ा सा यहां पे इस तरीके से हो गया, ये अमाउंट वेजेस पेड का है, ये अमाउंट ओवरहेड्स इंकर्ड का है, ठीक है ना। आपसे मांगा है ड्रॉ द स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट और कॉस्टिंग पे एंड एल। आपसे बस ये 4 अकाउंट्स बनाने को बोला है। आइए तो पहले एक बारी फॉर्मेट बना लेते हैं इसका। कौन कौन से अकाउंट मांगे हैं? सबसे पहले स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, एक बारी फॉर्मेट तैयार कर लें सबका। पर्टिकुलर्स अमाउंट, स्टोर लेजर के बाद आपसे मांगा है वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल, ये भी बनाना है। WIP कंट्रोल अकाउंट, वही पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। उसके अलावा आपसे ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट भी मांगा है, कॉस्टिंग पी एंड एल में बना लेंगे, ठीक है ना। या यहां पे भी फॉर्मेट तो बना ही देते हैं, कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट। आइए अब एक एक करके जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस क्वेश्चन ने दे रखी है काम करते जाते हैं। तो सबसे पहले तो स्टोर की ट्रांजैक्शंस आपको दे रखी है, स्टोर का ओपनिंग बैलेंस 54,000, तो पहले तो ये लिख दें टू बैलेंस 54,000। उसके बाद स्टोर में परचेजेस, मटेरियल परचेज करने की एंट्री, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट तो बनाना नहीं है,
तो बस यहां पे आ जाएगा टू जीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, अमाउंट कितना है 2,88,000। अगर जीएल एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट अलग से बना रहे होते, वो भी क्वेश्चन ने बोला होता, तो करस्पॉन्डिंग एंट्री का इंपैक्ट वहां पे भी जाता। उसके बाद ये भी हो गया। ट्रांसफर फ्रॉम वर्क इन प्रोग्रेस, पहले इशू टू वर्क इन प्रोग्रेस कर लो। स्टोर की हेडिंग डली हुई है और स्टोर में आपने एक तरह से लिखा हुआ है इशू टू वर्क इन प्रोग्रेस, तो स्टोर से मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस में गया। बिल्कुल सेम ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है। वैसे एंट्री वर्क इन प्रोग्रेस टू स्टोर लेजर, तो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल टू, एक लाइन इसने छोड़ दी अगर इसका कोई ओपनिंग बैलेंस वगैरह हुआ तो, टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट कितना है 2,88,000। बाय द वे इसका करस्पॉन्डिंग इंपैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस टू स्टोर लेजर, यहां पे बाय वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट 2,88,000, ठीक है ना। अब ट्रांसफर फ्रॉम वर्क इन प्रोग्रेस, हमने स्टोर से मटेरियल भेजा था वर्क इन प्रोग्रेस, वहां से वापस आ गया, रिवर्स एंट्री एक तरह से, स्टोर लेजर कंट्रोल डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहां पे टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, करस्पॉन्डिंग एंट्री बाय स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, कितना अमाउंट था 1,44,000। इसके बाद इशू फॉर रिपेयर्स, रिपेयर्स में जब मटेरियल जाता है एक तरह से कहां जा रहा है ओवरहेड्स में, इनडायरेक्ट खर्चा है, तो क्या एंट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, ओवरहेड्स टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, अमाउंट कितना है 36,000। करस्पॉन्डिंग एंट्री स्टोर लेजर में बाय ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट 36,000। आई होप समझ आ गया आपको ये भी। चलिए अच्छा, डेफिशिएंसी फाउंड इन स्टॉक, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा क्योंकि क्वेश्चन ने कुछ स्पेसिफिकली कहा नहीं है कि इसको नॉर्मल लॉस मानो या एबनॉर्मल लॉस, क्या करेंगे इसका ट्रीटमेंट वो भी मैं बात करूंगा आपसे। वर्क इन प्रोग्रेस पे आ जाते हैं हम। वर्क इन प्रोग्रेस का पहले ओपनिंग बैलेंस 1,08,000 टू बैलेंस 1,08,000, तभी ये जगह छोड़ी थी, ये हो गया। डायरेक्ट वेजेस अप्लाइड, डायरेक्ट वेजेस अप्लाइड करने से पहले वेजेस का खर्चा इंकर कर लेते हैं, ये दे रखा था वेजेस पेड 1,26,000, वेजेस पेड की एंट्री वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब ना तो आप वेजेस का अकाउंट बना रहे हो ना जीएल एडजस्टमेंट का, तो एंट्री का कोई इंपैक्ट नहीं। अब इस टोटल 1,26,000 के वेजेस में से, जिसमें डायरेक्ट वेजेस भी हैं और इनडायरेक्ट वेजेस भी हैं, इन टोटल वेजेस में से डायरेक्ट वेजेस अप्लाइड टू वर्क इन प्रोग्रेस कितना है 1,08,000। एंट्री वर्क इन, डायरेक्ट वेजेस तो सीधा सीधा वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाते हैं और इनडायरेक्ट वेजेस प्रोडक्शन ओवरहेड्स में जाते हैं, तो पहले डायरेक्ट वेजेस को भेज देते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट कितना है ये 1,08,000। इसका करेस्पॉन्डिंग इंपैक्ट वेजेस कंट्रोल अकाउंट में ही जाना है, वो हम बना नहीं रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा 1,26,000 टोटल वेजेस थे, जिसमें से डायरेक्ट वेजेस 1,08,000 थे, तो बाकी क्या बचे इनडायरेक्ट वेजेस। ये इनडायरेक्ट वेजेस कहां जाएंगे ओवरहेड्स कंट्रोल, इस एंट्री का इंपैक्ट आपको खुद से देना पड़ेगा। ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट इनडायरेक्ट वेजेस के लिए, तो 1,26,000 टोटल वेजेस थे, माइनस डायरेक्ट वेजेस कितने थे 1,08,000, बाकी आपके पास ये इनडायरेक्ट वेजेस 18,000। ठीक है ना, अब समझ आया। चलिए इसके बाद इसी तरीके से ओवरहेड्स चार्ज्ड बोल रखा है, पहले एक बारी ओवरहेड्स इंकर कर ले। ओवरहेड्स को इंकर कर, ओवरहेड्स इंकर्ड 4,50,000, ओवरहेड्स इंकर करने की एंट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर या फिर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएल एडजस्टमेंट अकाउंट
4,50,000। करस्पॉन्डिंग एंट्री जीएल एडजस्टमेंट में जानी है, वो हम बना नहीं रहे हैं। अब यहां से ओवरहेड्स में से एब्जॉर्ब करवाया गया एक तरह से खर्चा 4,32,000। कहां पे? वर्क इन प्रोग्रेस में। एंट्री वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। तो यहां पे बाय वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट और यहां पे टू ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। कितना था? 4,32,000। आई होप ये भी समझ आया। तो इसका भी इंपैक्ट हो गया। यहां पे मैं इसका और इसका, इन दोनों एंट्रीज का भी इंपैक्ट दे चुका हूं। क्लोजिंग बैलेंस आपको वर्क इन प्रोग्रेस का 72,000 भी दे रखा है बाय बैलेंस 72,000। ठीक है ना? मतलब क्वेश्चन में जितनी एंट्रीज का डेटा दे रखा था हमने सारा कर लिया, बस डेफिशिएंसी फाउंड इन स्टॉक रहता है, ये भी कर लेते हैं। इसके अलावा और कोई डेटा नहीं है। ये तो आपके पास एक तरह से सेल्स का अमाउंट निकालने का डेटा दे रखा है। एंटायर प्रोडक्शन इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन कॉस्ट एट वर्क इन प्रोग्रेस। यहां से तो एक तरह से सेल्स निकलेगी। चलिए अकाउंट्स क्लोजिंग का काम करते हैं और वो डेफिशिएंसी इन स्टॉक का ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो इस डेफिशिएंसी फाउंड इन स्टॉक का क्या करेंगे? देखो जी, आप इसको नॉर्मल लॉस भी मान सकते हो, आप इसको एबनॉर्मल लॉस भी मान सकते हो। अकॉर्डिंगली आपका इसका ट्रीटमेंट बनेगा। नॉर्मल लॉस का पूरी कॉस्टिंग में आपने क्या ट्रीटमेंट बनाया कि भैया नॉर्मल लॉस का ये ट्रीटमेंट करना है, उससे जो नुकसान हुआ है नॉर्मल लॉस की वजह से, वो सारा नुकसान रिमेनिंग यूनिट्स गुड आउटपुट की कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए। नॉर्मल लॉस रिमेनिंग गुड्स की कॉस्ट को इन्फ्लेट करेगा। ये ट्रीटमेंट आपने किया है। सर बड़ी सिंपल सी बात, अगर आप यहां पे अजम्पशन लेते हैं कि ये जो स्टोर में मटेरियल का नुकसान हुआ है ये नॉर्मल लॉस है, तो आप स्टोर से किसी तरीके से इस नुकसान को ओवरहेड्स अकाउंट में भेज दो। देखो सिंपल सी बात है, रफली आपको पहले आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूं। अगर कोई खर्चा वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में पहुंच गया तो वर्क इन प्रोग्रेस से वो फिनिश्ड गुड्स अकाउंट में जाएगा। फिनिश्ड गुड्स अकाउंट में पहुंच गया मतलब फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट का पार्ट वो बन गया। अल्टीमेटली अगर किसी खर्चे को फिनिश गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनवाना है अब या अगले साल जब मर्जी, बस फिनिश गुड्स की कॉस्ट का अगर पार्ट बनाना है तो किसी तरीके से वर्क इन प्रोग्रेस में ले आओ। वर्क इन प्रोग्रेस से वो फिनिश गुड्स में चला जाएगा, कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। अब सर स्टोर लेजर में मटेरियल का नुकसान हुआ है, ठीक है ना, मटेरियल लॉस्ट है। अगर मैंने इस मटेरियल लॉस्ट को डायरेक्टली वर्क इन प्रोग्रेस में भेज दिया तो मेरा पहला पर्पस तो फुलफिल हो जाएगा कि भाई स्टॉक डेफिशिएंसी को कॉस्ट का पार्ट बनाना था, क्योंकि मैं नॉर्मल लॉस मान के चल रहा था। स्टॉक डेफिशिएंसी को मैं नॉर्मल लॉस मान के चल रहा था, मतलब फिनिश गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनाना था। ये पर्पस तो मेरा फुलफिल हो जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस में भेज दिया, वर्क इन प्रोग्रेस से अपने आप फिनिश गुड्स में जाएगा, कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। लेकिन एक पर्पस फुलफिल हो गया, एक पर्पस डिफीट हो गया। क्या पर्पस डिफीट हुआ? अगर स्टोर से डायरेक्टली वर्क इन प्रोग्रेस में भेज दिया मतलब सर मैंने नॉर्मल लॉस को प्रोडक्शन का डायरेक्ट खर्चा मान लिया। डायरेक्ट खर्चा नहीं है ये है इनडायरेक्ट खर्चा। मतलब प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट जरूर बनेगा लेकिन इनडायरेक्ट खर्चे की तरह बनेगा। तो इसलिए स्टोर से इस खर्चे को हम कहां लाते हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड्स में। प्रोडक्शन ओवरहेड्स से यह खर्चा वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर होता है, प्रोडक्शन लाइन में जाता है, और प्रोडक्शन लाइन से यह खर्चा फिनिश गुड्स अकाउंट में जाता है। मतलब नॉर्मल लॉस को प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट भी बनाना है और इनडायरेक्टली भी बनाना है। इन दोनों पर्पस को साथ में फुलफिल करने के लिए हम स्टोर से इसको कहां ट्रांसफर कर देते हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट में, अगर आप नॉर्मल लॉस कर रहे हो। ये तो लॉजिक है नॉर्मल लॉस का। और सर अगर आप एबनॉर्मल लॉस कर रहे हो तो एबनॉर्मल लॉस का तो हम पूरी कॉस्टिंग में क्या ट्रीटमेंट करते आए हैं? डायरेक्टली चार्ज टू कॉस्टिंग P&L। तो आपकी सीधा सीधा एंट्री हो जाएगी, कॉस्टिंग P&L डेबिट हो जाएगा टू स्टोर में मटेरियल खत्म हुआ है, टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। एज सिंपल एज दैट। तो मैं यहां पे लास्ट में लिख भी दूंगा, नॉर्मल लॉस मान के मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूं। तो नॉर्मल लॉस मान के मतलब नुकसान को कहां भेजेंगे? ओवरहेड्स कंट्रोल में। एंट्री क्या पास होगी? ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट बाय ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। यहां पे स्पेसिफाई करने के लिए लिख भी देता हूं, स्टॉक डेफिशिएंसी वो ट्रांसफर कर रहा हूं करेस्पॉन्डिंग एंट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट में टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है ना? अमाउंट कितना था इसका?
10,800 ये भी हो गया। अब लास्ट में मैं एक बार स्पेसिफाई करने के लिए आपके रेफरेंस के लिए लिख भी देता हूं, नोट पेपर में भी आपको ये लिखना होगा, एक तरह से आपने अजम्पशन ली है। स्टॉक डेफिशिएंसी of rupees 10,800 is assumed as normal loss and treated accordingly। ठीक है ना, हमने नॉर्मल लॉस की तरह इसका ट्रीटमेंट किया है। अब नॉर्मल लॉस की तरह करते तो मैं सीधा कॉस्टिंग पेडल में डेबिट करता। आइए अब अकाउंट्स क्लोज कर लेते हैं। तो यहां से तो आपके पास स्टोर लेजर का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, कितना आएगा ये 54,000 प्लस 2,88,000 प्लस 1,44,000, ये टोटल आया 4,86,000 माइनस 2,88,000 माइनस 36,000 माइनस 10,800, 1,51,200 बाय बैलेंसिंग फिगर। ये तो आपका स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग बैलेंस तो सर आपको दे रखा है, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या होगा, जो फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल में जाएगा, बाय फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। तो ये यहां पे आ जाएगा 7,20,000 और ये टोटल 9,36,000 ही है। ठीक है ना। अच्छा, ओवरहेड्स का अब यहां पे आपके मन में आना चाहिए, आपने क्या किया होगा यहां पे ट्रीटमेंट, क्लोजिंग बैलेंस बचाया है या अंडर एब्जॉर्ब्ड। सर अंडर एब्जॉर्ब्ड, ओवर एब्जॉर्ब्ड बचेगा, जो भी बैलेंसिंग आएगा। क्लोजिंग बैलेंस एज अ बैलेंसिंग फिगर नहीं बचा सकता क्योंकि ओपनिंग बैलेंस नहीं दे रखा है। ठीक है ना, याद है अपने क्लासेस में इसका लॉजिक समझा हुआ है कि अगर ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दे रखा है तो हम भी ओपनिंग बैलेंस बचाएंगे। उसका मतलब है कंपनी की पॉलिसी चल रही है एक्स्ट्रा खर्चा इंकर करके चलने की, प्रीपेड खर्चा करने की। और अगर क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस नहीं दे रखा तो हम भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं बचाएंगे, अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवर एब्जॉर्ब्ड, और उसको कहां चार्ज करेंगे, कॉस्टिंग पी&एल में। तो 4,50,000 प्लस 36,000 प्लस 18,000 प्लस 10,800, ये आ जाएगा आपके पास 5,14,800 माइनस 4,32,000, 82,800 बाय कॉस्टिंग पी&एल। ये अंडर एब्जॉर्ब्ड है या ओवर एब्जॉर्ब्ड है। आपने जो इस तरफ सारे खर्चे लिखे हैं ये सारे हैं जो खर्चे इंकर हुए हैं, उसमें से 4,32,000 का जो आपने क्रेडिट साइड पे लिखा है, इतना खर्चा आपने एब्जॉर्ब करवाया प्रोडक्शन लाइन में, बाकी खर्चा अंडर एब्जॉर्ब्ड रह गया। सो दिस इज अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। ठीक है ना, बैलेंसिंग फिगर। कॉस्टिंग पी&एल, पहली बात आपने यहां पे एंट्री पास जो ये करी है वर्क इन प्रोग्रेस में बाय फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट में टू वर्क इन प्रोग्रेस करके आ गया होगा। एडमिन वगैरह का कोई खर्चा क्वेश्चन में है नहीं, सारा का सारा कहां ट्रांसफर हुआ होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। कॉस्ट ऑफ सेल्स से सारा का सारा कहां ट्रांसफर हुआ होगा, कॉस्टिंग पी&एल। एंट्री कॉस्टिंग पी&एल डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट बना तो नहीं है, लेकिन अमाउंट तो सेम यही आएगा ना, 7,20,000, क्योंकि और कुछ ना तो एडमिन का खर्चा है ना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है। अच्छा, क्वेश्चन ने कहा है एंटायर प्रोडक्शन इज सोल्ड एट 15% ऑन कॉस्ट, तो प्रॉफिट लगाना है 15% ऑन कॉस्ट। सेल्स को रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होगी, पहले तो सेल्स इंकर करेंगे, ठीक है, सेल्स अक्रू करेंगे, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स कंट्रोल अकाउंट, करस्पॉन्डिंग एंट्री सेल्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पी&एल। तो बाय सेल्स
कंट्रोल अकाउंट। 7,20,000 की कॉस्ट है, इस पे 15% का प्रॉफिट, कॉस्ट पे ही बोला था, तो 7,20,000 प्लस प्रॉफिट आता है 1,08,000। ये बनेगा आपके पास 8,28,000। बस यहां पे आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। यही आएगा 1,08,000। इस प्रॉफिट को फिर कैरी डाउन करेंगे बाय प्रॉफिट। ये एक तरह से प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट है, बिफोर एडजस्टमेंट 1,08,000। एक एंट्री का इंपैक्ट रह गया ना, जो ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट में आपने करी थी बाय कॉस्टिंग P&L। बताया था आपको, जैसे हम मार्जिनल कॉस्टिंग में इनकम स्टेटमेंट कॉस्ट शीट बनाना सीखा था कि पहले प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, फिर उसमें से ओवर एब्जॉर्ब्ड अंडर एब्जॉर्ब्ड का ट्रीटमेंट करके प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, तो वो कर रहे हैं। तो अब इस एंट्री का इंपैक्ट कॉस्टिंग P&L डेबिट हुआ है अंडर एब्जॉर्ब्ड से टू ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट कितना था? 82,800। इसके बाद आपके पास आएगा ये टू प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। ठीक है ना? 1,08,000 माइनस 82,800, 25,200। एंड दिस इज इट। ये था आपका ये क्वेश्चन। आई होप समझ आ गया आपको। आई होप आपको प्रॉपरली पूरा टेस्ट समझ आया और आपको अपनी गलतियां भी पता चली, अपने आप को इवैल्यूएट भी आप कर पाए अच्छे से, और अब कॉन्फिडेंस भी आपको आ रहा होगा आई होप। चलिए फिर मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि भाई पेपर तो हम बढ़िया नंबर से अजम्पशन वगैरह लेके पास करेंगे ही करेंगे। ठीक है ना? चलिए।